दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इनकम मेथड के ऊपर। इनकम मेथड को आज इस वीडियो में समझेंगे। इनकम मेथड क्या होता है और इसका फॉर्मूला प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझने वाले हैं। थ्योरी नहीं करेंगे, मेन जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फैक्टर इनकम आपको पता क्या होती है। हमने सर्कल फ्लो में पढ़ा था कि जितना प्रोडक्शन होती है उतनी ही फैक्टर इनकम जनरेट होती है। फैक्टर इनकम वाला जो आपने सर्विसेज दी है, प्रोडक्टिव सर्विस दी है, उसके बदले में जो आपको इनकम मिली और उतना ही खर्चा होता है, उतना ही वो खर्च करता है अपनी इनकम। तो यहाँ से ही तीन मेथड निकले हुए नेशनल इनकम के। पहला हमने समझ लिया था वैल्यू एडेड मेथड, अब अगला है फैक्टर इनकम। इसको नाम दूसरा नाम इनकम मेथड का फैक्टर इनकम मेथड है कि टोटल फैक्टर इनकम कितनी जनरेट हुई हमारे कंट्री के अंदर। ये डोमेस्टिक इनकम निकलती है यहाँ से। क्या निकलती है यहाँ से? डोमेस्टिक। नेशनल इनकम की बात नहीं करें, हमारे कंट्री के अंदर टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई, यानी कि डोमेस्टिक इनकम, उसकी बात कर रहे हैं। वो हम यहाँ पर निकालेंगे कि भाई हमारे कंट्री के अंदर टोटल डोमेस्टिक इनकम कितनी जनरेट हुई। और डोमेस्टिक इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट। रिप्रेजेंट करते हैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर। फॉर्मूला है, आप देखिए फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद हमारा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, फिर आता है हमारा मिक्स्ड इनकम। तीन चीज़ें आती है हमारे फॉर्मूले के अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। क्लियर? अब देखो कंपनसेशन एम्प्लॉइज के भी कई सारे पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं बेसिकली हमारे। पहला है, फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। देखिए ये हेडिंग का नाम ही क्या है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉयज़ को जो मिला, एम्प्लॉयज़ को जो भी मिला वो इसके अंदर आएगा। एम्प्लॉयज़ को जो भी पैसे के टर्म्स में कुछ में मिला, कंपनसेशन मिली है, वो सब आएगा एम्प्लॉयर से जो भी मिला। तो पहला तो हो सकता है आपको वेजेस सैलरी मिल रही है पैसे की फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। दूसरा हो सकता है आपको वेजेस और सैलरीज मिल रही है पैसे की फॉर्म में नहीं, काइंड की फॉर्म में मिल रही है। जैसे कि आपको फ्री का घर दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, आपको फ्री घर दे दिया रहने के लिए, तो ये एक काइंड में सैलरी आपको मिल रही है। तीसरा होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है कि एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। अब होता क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है, एम्प्लॉय के लिए होती है। जैसे एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट हो जाएगा एम्प्लॉय का, तो उसको कुछ ना कुछ इनकम आती रहे उसके रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए। पेंशन तो अलग चीज़ है, प्रोविडेंट फंड होता है एक, प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी से कटता है। प्रोविडेंट फंड बेसिकली इसमें पैसा जमा होता रहेगा और रिटायरमेंट जब हो जाएगी तब आप उस वहाँ से प्रोविडेंट फंड से पैसा आपको निकाल सकते हो, तो आपको पैसा एक्सेस ज़्यादा में मिलेगा। प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय भी पैसा लगाता है एंड एम्प्लॉयर भी लगाता है, दोनों लगाते हैं। मतलब एम्प्लॉयर भी पैसा आपका लगाता है। फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड 3000 का हर महीने आपका जमा कर रहा है, प्रोविडेंट फंड में पैसा 3000 रुपये जमा कर रहा है। तो होता क्या है कि आधा एम्प्लॉय जमा करेगा और आधा एम्प्लॉयर जमा करता है। जितना भी पैसा है उसमें आधा एम्प्लॉय जमा करता है, आधा एम्प्लॉय जो जमा करता है एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है वो, और एम्प्लॉयर अपने पैसे से जमा करता है। तो हमें सिर्फ वो वाला कंट्रीब्यूशन लेना है जो एम्प्लॉयर जमा कर रहा है, एम्प्लॉय वाला नहीं, क्योंकि जो एम्प्लॉय वाला है वो तो उसकी सैलरी से कट रहा है। हमें तो कंपनसेशन लेनी है। कंपनसेशन मतलब जो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो एम्प्लॉयर जो अपने पैसों से दे रहा है एम्प्लॉय के लिए, वही कंट्रीब्यूशन लेना है। सिर्फ एम्प्लॉय का नहीं लेना, एम्प्लॉयर का लेना।
क्लियर। ऑपरेटिंग सरप्लस, अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा जो जो आपने पैसा कमाया या तो कोई अपनी प्रॉपर्टी से इनकम, तो पहला होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या तो आप अपनी प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हो। देखो पहला या तो आप सैलरी से कमा रहे हो, मतलब कहीं भी जॉब करके, या तो आप अपनी प्रॉपर्टी से कमा रहे हो, या एज अ बिजनेसमैन आप कमा रहे हो, यानी कि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एज अ बिजनेसमैन कमा रहे हो। देखो प्रॉपर्टी से अगर आप पैसा कमा रहे हो तो प्रॉपर्टी भी बहुत सारी तरीके की होती है। हो सकता है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, कोई दिमाग से आपने कुछ आविष्कार किया हो या कुछ ऐसा, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हो। 3 तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। यानी कि अगर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई आपके पास घर है, लैंड है, उसको आपने किसी को किराए पे चढ़ा दिया तो आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से कमाओगे, रेंट से इनकम। अगर आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि आपका कोई पेटेंट करा देगा, आपने कोई आविष्कार किया उसका पेटेंट करवा दिया, आपके पास कोई माइनिंग, आप माइनिंग करते हो, कोई खुदान करते हो, कोल की खुदान, पेट्रोल की खुदान, उसका राइट किसी को दे दिया। तो जब आप किसी को, कोई ऐसी आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई आपने आविष्कार किया, जब आप उसका राइट किसी और को दे देते हो कि आप भी यूज़ कर लो, तो आप उससे एक फ़ीस लेते हो, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो आप रॉयल्टी से भी पैसा कमा सकते हो। जो आपने कहा आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, तो आप उसको राइट दोगे तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। और तीसरी क्या थी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि पैसा है आपके पास ज़्यादा, तो उस पैसे को उधार में दे सकते हो किसी को, तो आपको मिलेगा उससे इंटरेस्ट। तो ये 3 तरीके से पैसा कमाते। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 तरीके की होती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। क्लियर। एंटरप्रेन्योर, यानी कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप क्या कमाओगे, आप प्रॉफिट कमाओगे, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन कई बार प्रॉफिट भी सीधी तरह गिवन नहीं होता, प्रॉफिट के भी कई सारे हिस्से होते हैं। कई बार जो आप प्रॉफिट कमाते हो, गवर्नमेंट उससे टैक्स भी लेती है, कॉरपोरेट टैक्स। कंपनी जो पे करती है गवर्नमेंट को, कॉरपोरेट टैक्स पे करती है। तो मान लेते हैं कि आपने प्रॉफिट 1 लाख का कमाया, उस 1 लाख में से आपने 50,000 पे कॉरपोरेट टैक्स दे दिया, बाकी का बचा हुआ उसमें से आपने शेयर होल्डर को, कंपनी क्या करती है, डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। तो शेयर होल्डर डिविडेंड मांगता है कि प्रॉफिट का हिस्सा दो। तो अगर आपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दिया तो वो भी इसमें आ सकता है। मान लो आपने 30,000 रुपये का डिविडेंड दे दिया, बाकी का जो बचा वो आपने बचा के रख लिया फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। तो कई बार प्रॉफिट की पूरी तरह से हेडिंग गिवन नहीं होती, उसके 3 हिस्से होते हैं। वो 3 हिस्से कई बार आपको प्लस करने पड़ते हैं प्रॉफिट को निकालने के लिए। तो वो 3 हिस्से क्या क्या थे, सबसे पहला मैंने क्या बताया, कंपनी कई बार प्रॉफिट से टैक्स देती है। पहला कॉरपोरेट टैक्स उसे बोलते हैं। कंपनी कई बार प्रॉफिट में से डिविडेंड भी देती है, तो वो डिविडेंड भी लेना है जो शेयर होल्डर को देती है। और फिर लास्ट में कंपनी उस प्रॉफिट को बचाती भी है, रिटेन अर्निंग। तो ये 3 हिस्से आपको प्लस करने होंगे प्रॉफिट को निकालने के लिए, अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो। बाकी आती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को कोई भी कंपोनेंट अलग से नहीं है। मिक्स्ड इनकम का मतलब ही क्या होता है कि मिक्स है, कि आपको पता ही नहीं है कि उसमें सैलरी की इनकम कौन सी है। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, वो काम कर रहा है, उसके साथ कोई और एम्प्लॉय नहीं है बिज़नेस में, तो वो खुद ही काम कर रहा है, खुद ही पैसा कमा रहा है। वो एज अ एम्प्लॉय भी काम कर रहा है अपने बिज़नेस में, एज अ एंटरप्रेन्योरशिप भी काम कर रहा है, एज अ प्रॉपर्टी की भी इनकम आ रही है। मतलब जब सारे इनकम वो मिक्स है, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते कि उसमें सैलरी की इनकम कितनी है। मान लो आप कह रहे हो कि मैं 50,000 कमा रहा हूँ एज अ शॉप से, बट उस 50,000 में से आप अलग अलग नहीं बता सकते कि आपकी सैलरी की इनकम कितनी है, आपकी प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, आपका रेंट का कितना है। जब आप अलग नहीं कर सकते उसे मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। ज़्यादातर ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद से काम करते सब कुछ, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, जो स्ट्रीट वाले होते हैं, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो मिक्स्ड इनकम की क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन करते हैं आपके संदीप का, क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज नंबर 4.106 का, वहाँ से करते हैं। नेशनल इनकम निकालनी है इस क्वेश्चन में।
इसमें मेथड नहीं बता रखा कौन से मेथड से करनी है, लेकिन हमें आइटम समझ के पता चल जाएगा कौन सा मेथड है। मिक्स्ड इनकम है, ओल्ड एज पेंशन है, डिविडेंड है, तो आपको समझ में आ गया कि भैया तो इनकम मतलब कैटेगरी में आता है। तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, NDP फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं इनकम मेथड से। शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, कंपोजिशन एम्प्लॉइज़ को COE बोल देते हैं, और ऑपरेटिंग सरप्लस को OS बोल देते हैं, और मिक्स्ड इनकम को पूरा लिख देते हैं, MI भी लिख सकते हैं उसको। अब देखो नेशनल इनकम निकालनी है, लेकिन पहले हम डोमेस्टिक इनकम ही निकालेंगे, कि जो पहले फॉर्मूले से निकालना है पहले वही निकालेंगे, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कंपोजिशन एम्प्लॉइज में क्या क्या आता था? वेजेज एंड सैलरीज कैश, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, 3 चीज़ आती है। अब ढूंढते हैं वो कहाँ का है। देखो वेजेज और सैलरी दे रखे 5th नंबर पे 500 करोड़, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी आपको दे रखे 50 करोड़। पहले वो प्लस कर लेंगे हम। काइंड और कैश का कोई सिस्टम नहीं बता रखा, खाली वेजेज सैलरी लिखा होता तो हमने वही लिख दिया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस आपको 4th नंबर पे गिवन है 900 करोड़ का, वो लिख देते हैं। और आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की अंदर की हेडिंग अलग से और भी गिवन है, यानी कि आपको डिविडेंड गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, क्या उनको प्लस करेंगे अलग से? इसके साथ नहीं करेगा ना, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस एक मेन हेडिंग है, उसके अंदर डिविडेंड प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपको अलग से इसके अंदर प्लस नहीं करना, इसके साथ वो 900 करोड़ के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। तो कई बार आपको ऐसे भी कंफ्यूज करेगा, जब आपको मेन हेडिंग होती है ना, तो मेन हेडिंग ही लेनी है, उसके अंदर का अलग से प्लस नहीं करना। और मिक्स्ड इनकम पहले नंबर पे 200 करोड़ है। बाकी जितनी भी आइटम दे रखे हैं सब फालतू की, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ नहीं रहेगा। तो ये आ गया, कितना आ गया? 1650 करोड़। अब हम नेशनल इनकम निकालेंगे। क्वेश्चन क्या था? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालते हैं, क्या लिखते हैं? NNP एट फैक्टर कॉस्ट, वो DP है, यहाँ पर NP लिखते हैं। और डोमेस्टिक इनकम से अब कन्वर्ट कैसे करते हैं नेशनल इनकम को? एक चीज़ प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम NFIA। तो 1650 करोड़ तो ये है, NFIA कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम 7वें नंबर पर गिवन है, माइनस का 10। तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा 1640 करोड़ इज़ योर राइट आंसर। क्लियर? ऐसे करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं ज़रा। क्या लिख? GNP निकालना है, मार्केट प्राइस, जो मर्जी निकाल लो। सबसे पहले तो NDP निकालूंगा, सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालूंगा। फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकालता सबसे पहले? डोमेस्टिक इनकम। पहले तो डोमेस्टिक इनकम फॉर्मूला लगाओ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज को ढूंढते हैं कहाँ का है। डायरेक्ट हेडिंग नहीं है, सबसे पहले लिखा हुआ है एम्प्लॉय कंपनसेशन। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को बस घुमा के बोल दिया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक ही बात है, 600 करोड़ ही है। तो 600 करोड़ आपको हेडिंग आ गई पूरी की पूरी। अब इसके अंदर कुछ भी अंदर की हेडिंग के बनो, हमें अलग से प्लस नहीं करना। ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ है? ये अलग से कोई मेन हेडिंग नहीं है, निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो देखो रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है सेकंड नंबर पे 350 करोड़, ये इसमें प्लस होगा। प्रॉफिट दे रखा है 200 करोड़, ये भी इसमें आता है। और कुछ नहीं है, तो ये ब्रैकेट में लिख दूंगा कि भाई ऑपरेटिंग सरप्लस में 2 चीज़ें आ गई। रॉयल्टी है ही नहीं, 0 होगी वो। मिक्स्ड इनकम कहाँ है? 6 नंबर पे दे रखी है 850 करोड़। मिक्स्ड इनकम देखो डायरेक्ट गिवन होगी। अब निकालते जरा कितना है। तो ये 800 करोड़ हो गया और ये 1200 करोड़ हो गया, 2000 करोड़ तो आपकी डोमेस्टिक इनकम है। कितनी आ गई? अब निकालना है GNP, जो निकालना है वो यहाँ लिखो, और किससे निकालना है वो यहाँ लिखो। अब NDP एट फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे GNP। कैसे कन्वर्ट करते हैं? नेट को ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो NFIA प्लस करना है, तो अभी पीछे भी कर रहे थे। और फैक्टर कॉस्ट को MPA बनाना है तो NIT प्लस करना है। ये पता होना चाहिए आपको, NIT।
अब ये तो हमने 2000 करोड़ निकाल दिया, अब डेप्रिसिएशन देखते हैं कहाँ। डेप्रिसिएशन को दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो 5th नंबर पे गिवन है 200 करोड़। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड लास्ट में गिवन है माइनस का 100। और NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो देखो इंडायरेक्ट टैक्स है 4th नंबर पे 160 करोड़ और सब्सिडी है 40 करोड़। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 200 प्लस 100 2100 और 2100 और 120 200, ये हो गया 2220 करोड़। आंसर इज राइट, समझ गए। तो दिस इज राइट आंसर। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नेट वैल्यू, अब वो कह रहा है कि प्रूव करो इस क्वेश्चन में कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इनकम जनरेटेड के इक्वल है या नहीं है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो भैया प्रूव करके दिखाएंगे। नेट वैल्यू एडेड और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही बात होती है, DP और वैल्यू एडेड एक ही बात होती है। यानी कि आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है इनकम मेथड का, और इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाओ और वो प्रूव कर दो उसके बाद कि भाई देखो नेट वैल्यू एडेड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंपल। आप इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाना है कुल मिला के, इसमें और कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि नेट वैल्यू एडेड इनकम जनरेट के इक्वल है या नहीं है। तो पहले देख लेते हैं इनकम कितनी जनरेट हुई। इनकम जनरेट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं यही वाला, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन एम्प्लॉइज देखते हैं पहले। वेजेस और सैलरी गिवन है लास्ट में, बस और कुछ नहीं है कंपनसेशन एम्प्लॉइज में। तो वेजेस और सैलरी 350 करोड़ है, बस वही आ रहा है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा वो। ऑपरेटिंग सरप्लस की कौन कौन सी हेडिंग है, आप देखो क्या क्या आता है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो देखो सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है 5th नंबर पे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब बचा लिया प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग उसे बोलते हैं। डिविडेंड गिवन है, तो 3 चीज़ें आ गई प्रॉफिट की, तो तीनों हेडिंग मिल गई प्रॉफिट की। रेंट, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, डिविडेंड भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, तो तीनों को प्लस करके प्रॉफिट आ जाएगा। फिर रेंट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, तो इस सब को प्लस करना है। यानी कि इसमें कॉर्पोरेट टैक्स 100 करोड़ को प्लस करना है, 50 करोड़ रिटेन अर्निंग होगी, डिविडेंड 50 करोड़, रेंट भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, सब कुछ प्लस करना है। ये तो प्रॉफिट आ गया, ये रेंट है, ये इंटरेस्ट है, रॉयल्टी जीरो होगी, रॉयल्टी जीरो। अब मिक्स्ड इनकम तो डायरेक्ट गिवन होगी, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो जीरो माननी पड़ेगी। रिटेन ये वो जीरो माननी पड़ेगी, समझ रहे मेरी बात, जीरो माननी पड़ेगी। तो 350 प्लस ये कितना होगा, 150, 300, 300 और 200 500, तो 850 करोड़ आ गया ये। तो अब इसको प्रूव करना है कि जितना हमने इनकम जनरेट करी, क्या वो नेट वैल्यू एडिड के बराबर आ रहा है। कैसे निकालेंगे, वैल्यू एडिड का फॉर्मूला लगाएंगे। जब वैल्यू एडिड कह रहा है ना कि नेट वैल्यू एडिड के बराबर है या नहीं, कि 850 करोड़ ही क्या नेट वैल्यू एडिड है, ये तो DP है। तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला लगाते हैं। वैल्यू एडिड का मैंने आपको वीडियो बना रखी है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। उसका फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, हमें प्रूव करना है ना कि जितनी वैल्यू एडिड हुई क्या उतने ही इनकम जनरेट, क्योंकि हमने समझा है नेशनल इनकम में कि जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उतने ही इनकम जनरेट होती है। बस यही आपको प्रूफ करके दिखाना है कि क्या उतनी प्रोडक्शन हुई है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हालांकि क्वेश्चन में तो नेट वैल्यू एडिड पूछ रहा है, हमें पहले फॉर्मूले के हिसाब से ग्रॉस वैल्यू एडिड निकालना है, इसको बाद में नेट वैल्यू एडिड को कन्वर्ट कर लेंगे। पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ये होता है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल करना। देखो सेल गिवन है 4th नंबर पे 1200 करोड़, चेंज इन स्टॉक उसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2nd नंबर पे 400 करोड़, ओपनिंग स्टॉक है 200 करोड़, तो ये आ जाएगा, समझ गए। प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन है ही नहीं, जीरो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो कितनी है, वो रॉ मटेरियल जो खरीदा वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। 3rd नंबर पे 350 करोड़,
तो ये आ गया 1200 प्लस 200 1400 और 1100 करोड़ आ गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ये निकालना ना, सॉरी फैक्टर कॉस्ट। हमने तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल दी। कन्वर्ट करते हैं इसको, ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। एमपी को एफसी बनाना है तो एनआईटी माइनस करते हैं, ठीक है। देखो 1100 करोड़ हो गया। डेप्रिसिएशन कहाँ पर है क्वेश्चन में? 10th नंबर पे है 200 करोड़। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो 150 माइनस 50, तो यही आ गया। देखो 850 करोड़ इज़ राइट आंसर। 850 करोड़ इज़ राइट आंसर। देखो इसका मतलब जितना प्रोडक्शन हुई उतने ही इनकम जनरेट होगी, बस। इनकम देखो एनडीपी, इसलिए मैं कह रहा था कि एनडीपी और एनवेट वैल्यू एडेड एक ही बात होती है। वैल्यू एडेड आ जाए या डीपी आ जाए एक ही बात हो जाती है, क्योंकि जितनी वैल्यू एडेड हुई है उतनी ही टोटल मिला के इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और क्वेश्चन की वीडियो चाहते हो कमेंट करो। थैंक यू सो मच।